यदि 1932 के खतियान के आधार पर सिर्फ कागजी घोषणा की गई, लागू नहीं किया गया, तो अस्पष्टता है। 1985 की नीति को ये अगर सही मानते हैं तो इनको स्पष्ट करना चाहिए, और ये ढकोसला कर रहे हैं तो ये राज्य सरकार जो चल रही है ना, इसके पास कोई विजन नहीं है। ये विजनलेस गवर्नमेंट है। राज्य के युवाओं के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूर अन्य राज्यों में उनकी नीतियों का अध्ययन करते हुए अपने सीनियर एडवोकेट्स को, जिनको आप पैसा खर्च करके बुलाया करते हैं, उनसे राय लेकर के काम करिए ना। सबसे बड़ी बात तो है कि राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री जी को इस तरह का ढोंग करने की आवश्यकता क्या पड़ी। आप क्या सारी नीतियां बनाते हैं तो इस तरह से आम राय ली जाती है? यदि आपने 1932 के खतियान की बात की थी तो क्या आपने लोगों से राय ली थी? और यदि 1932 के खतियान की बात करने के बाद आपने सरकार की करोड़ों करोड़ की राशि आपने खर्च की पूरे राज्य में घूम घूम करके, तो क्या वो राय लेना नहीं था? यदि आप राय लेने गए थे या खतियानी यात्रा कर रहे थे और माला पहन रहे थे लोगों की छाती पे 1932 लिखवा करके घूम रहे थे, तो क्या वो आम राय नहीं थी? और इस तरह से टेलीफोन करके या रिकॉर्डेड वॉइस के जरिए आपने कुछ ढोंग किया और वो ढोंग करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मैंने छात्रों से राय ले ली है और अब 1932 हम फुर्गो करते हैं, अब हम फिर से 2015-2016 की नीति पे वापस आना चाहते हैं और 40% जो है वो ओपन करना चाहते हैं। इस तरह का ढोंग करने की आवश्यकता क्या थी? मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि इस राज्य सरकार को चलाने वाले जो लोग भी हैं, इनके पास कोई ठोस बुद्धिमत्ता नहीं है, ठोस सोच नहीं है। बगैर किसी सोच समझ के ये सरकार में आके बैठ तो गए और विगत 3.5 वर्षों में जम करके भ्रष्टाचार किया। तो भ्रष्टाचार के सिवाय अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो लोगों को दिखाने के लिए आप कुछ तो कुछ करेंगे ही। ये झामुमो जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2000 से लेकर के अब तक लगभग 5 बार शासन में रही। कभी 14 महीने के लिए या थोड़ा लंबे समय के लिए भी, कभी छोटे समय के लिए भी 5 बार शासन में रही। पूर्व में भी जो सरकारें थी, जैसे माननीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, उससे पहले माननीय बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी, उन सरकारों को अस्थिर किया गया। उन सरकारों के विरुद्ध काम करते थे ये लोग और कई बार सरकारें पूरी तौर पर पूरे कार्यकाल तक नहीं चलने दी गई और यही एक मसला बार बार ये लोग उठाते रहे कि खतियान के आधार पर नीति बनानी है, खतियान के आधार पर स्थानीयता निर्धारित करनी है। और इस बार संजोग से उसी ढकोसले को, उसी प्रचार के जरिए ये लोग शासन में आ गए। शासन में आने के बाद 2019 के अंत में जब ये शासन में आए तो इन्होंने यह कह करके काम बंद कर दिया आते के साथ कि खजाना खाली है। उद्देश्य था कि खजाना खाली है तो सारे टेंडर के पेमेंट्स, सारे जो काम चल रहे थे उसको रोक दिया जाए। आपको ये पता है कि येन केन प्रकारेण जितने ऑनगोइंग टेंडर्स थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, वो रोक दिए गए थे। उसके बाद वो सारे टेंडर्स अपने आप धीरे धीरे आरंभ हो गए। क्यों? आखिर क्या हुआ? खजाना खाली है तो टेंडर को रोकने की क्या आवश्यकता थी? और टेंडर को यदि आपने रोक दिया, सारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे या पेमेंट्स थे आपने रोक दिए, तो ऐसा क्या हुआ कि 2-4 महीने 5 महीने के अंदर में फिर धीरे धीरे सब कुछ आरंभ कर दिया गया। तो इसके बीच में जो कुछ हुआ, मैं स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं कि टेंडर्स को रोक के, प्रोजेक्ट्स को रोक करके दोबारा आरंभ करने के पीछे क्या हुआ होगा। उसके बाद काम बंद रहा, स्थानांतरण, ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार भारी पैमाने पे चला। मैं उस बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा कि किस पद की पोस्टिंग के लिए
छोटा पद हो या बड़ा पद हो, क्या क्या हुआ मैं फिर नहीं कहूँगा, ये सब लोग कह रहे हैं और मेरे इंडिकेशन से ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। स्थानांतरण का व्यापार चला, काम नहीं करने के पीछे इन्होंने ये ढोंग किया कि कोरोना काल है इसलिए काम बंद। तो कोरोना काल में जब राज्य सरकारें अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी, आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए देश के उस कोरोना काल में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया उस कोरोना काल में, और यहाँ की सरकार कहती रही कि चूंकि कोरोना है इसलिए सरकार को भी कोरोना हो गया। तो इस बिना पे ये लोग काम नहीं कर रहे थे। परंतु कोरोना काल में जो अवैध खनन हो रहा था, अवैध बालू का व्यापार हो रहा था, पहाड़ों की कटाई हो रही थी, वन की कटाई हो रही थी, इस बारे में कोरोना नहीं था। यह सरकार इस तरह से अपना काम उस कोरोना काल में भी कर रही थी, और स्वास्थ्य के नाम पे या कोरोना के क्योर के नाम पे, कोरोना के कंट्रोल के नाम पे जो भी फंड केंद्रीय आए उसका उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, ये विषय जांच का हो सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार कहां व्यस्त थी, कहां लिप्त थी। इस सरकार के पास स्थानीय नीति स्पष्ट कहां है। जब 1985 के आधार पर स्थानीय नीति पहली बार बनाई गई 2015 में, उससे पहले भी ये लोग सरकार में थे और इन्होंने कोई 1932 इत्यादि के आधार पर नीति नहीं बनाई थी। पहली नीति 2001 में बनी जो बाबूलाल मरांडी जी के वक्त बनी। दूसरी नीति माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 2015-16 में बनी। इस बीच में भी ये लोग शासन में थे परंतु इन्होंने कुछ नहीं किया। जब ये लोग शासन में आए, झामुमो के लोग, वर्तमान सरकार, तो इन्होंने ये कहा कि 1932 की नीति के आधार पर स्थानीयता निर्धारित करेंगे, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे 1985 की नीति के विरुद्ध काम किया। उसको खारिज करने के लिए सारे स्टेप्स लिए, इन्होंने बिल पारित कराया। तो आप बताइए कि वर्तमान सरकार की मंशा स्पष्ट ही नहीं है जब कि ये स्थानीयता किस आधार पर मानते हैं। यदि 1932 के खतियान के आधार पर सिर्फ कागजी घोषणा की गई, लागू नहीं किया गया, तो अस्पष्टता है। 1985 की नीति को ये अगर सही मानते हैं तो इनको स्पष्ट करना चाहिए। और आप बताइए कि माननीय रघुवर दास जी ने जो नीति बनाई 2017 में, 2016 में, वो नीति थी जहां वर्ग 3-4 के जितने पद थे पूरे राज्य में वो आरक्षित कर दिए गए थे झारखंड के मूलवासियों के लिए। मूलवासी का आधार जरूर 85 था लेकिन सारे पद आरक्षित थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सोनी कुमारी के मामले में सिर्फ इतना कहा है कि जिलावार जो आरक्षण कर दिया गया और आवेदकों को सिर्फ एक जिले से एप्लीकेंट होना है ऐसा कंडीशन लगाया गया, ये जायज नहीं है। सोनी कुमारी के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि पूरे राज्य के स्तर पे मेरिट लिस्ट बननी चाहिए और उस आधार पे नियुक्तियां होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी, माननीय उच्च न्यायालय ने भी सिर्फ शेड्यूल जिले जो है 13 उसके संबंध में कहा, और शेड्यूल जिलों के संबंध में भी ये नहीं कहा गया कि जो आरक्षण कर दिया गया था राज्य के वासियों के लिए ही वो सारे पद, वो गलत है। दूसरी बात, ये जो आरक्षण है ये सीमित आरक्षण है, सीमित अवधि के लिए आरक्षण किया गया था। उस नीति को छोड़ करके इन्होंने दो अजीब तरह की शर्तें लगाई बिना सोचे समझे और नियमावली बनाए। नियमावली में इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, जो झारखंड का निवासी मैट्रिकुलेट है यहीं से और इंटरमीडिएट पास करता है तो ही वो आवेदन दे सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 1985 के आधार पर जो स्थानीयता की नीति थी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, और
ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट की शर्त लगाने का क्या औचित्य था? क्या यहाँ का कोई मूल निवासी यदि अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजता है तो यहाँ एप्लीकेंट उसका बच्चा नहीं होगा? तो ये विचित्र तरह की नीति बनाई गई। वहां भी 1932 नहीं थी, वहां भी इन्होंने स्थानीयता वही माना जो माननीय रघुबर दास जी ने निर्धारित किया था। नियुक्तियां चल रही थी उनको बाधित करने के लिए, और पुराने विज्ञापन जितने हुए थे भाजपा के कार्यकाल में उसको छेड़ने की नियत से बेवजह की बेतुके शर्त लगाए गए ताकि पुराने जितने विज्ञापन हैं वो रद्द किए जा सके और नए विज्ञापन निकाल करके ये अपनी पीठ ठोक सके और ये कर सके जो ये करना चाह रहे थे। विज्ञापन निकाले जाते हैं, नियुक्तियां किस प्रकार से होती हैं, किस तरह से पैरवी करेंगे, किनको लेंगे किनको नहीं लेंगे, ये सब तय करना था। इसलिए पुराने विज्ञापनों को रद्द करते हुए पुराने जितनी नियुक्तियों की प्रक्रियाएं चल रही थी उसको रद्द करने के लिए ये दो बेतुके शर्त लगाए गए थे। अब जब ये बेतुके शर्त लगाए गए तो जाहिर है नए विज्ञापन निकले, और वैसे मूल निवासी लोग जिनके बच्चे बाहर पढ़े थे या दो एक लोग अन्य भी होंगे, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं थे, लेकिन चूंकि मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा था, मैं एज ए सीनियर एडवोकेट इन केसेस में जिरह कर रहा था, बहस कर रहा था, तो मैं बखूबी जानता हूं कि काफी सारे पिटिशनर्स ऐसे थे जो यहाँ के मूल निवासी हैं परंतु पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। तो जाहिर है कि इनकी नीति जो बेतुकी नीति थी वो खारिज हुई। वो नीति नहीं थी वास्तव में, वो कोई नियोजन नीति भी नहीं थी, वो एग्जामिनेशन रूल्स में दो शर्त लगाए गए थे जो बेतुके शर्त थे। भाषा को लेकर के भी इसी तरह का बेतुका डिसीजन लिया गया था, जस्ट बिकॉज कि ये नहीं चाहते थे कि माननीय रघुबर दास जी के कार्यकाल में निकाले गए जो विज्ञापन है उसके आधार पर नियुक्तियां की जाए। इन्होंने जब नए विज्ञापन निकाले और माननीय उच्च न्यायालय ने उन शर्तों को खारिज कर दिया तो इन्होंने नया ढकोसला आरंभ कर दिया। इन्होंने ये ढकोसला आरंभ कर दिया कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति करेंगे। इन्होंने फैसला ले लिया, उसको लागू करने की तिथि निर्धारित नहीं की और यात्रा पे निकल गए। उसके बाद ये नया ड्रामा इन्होंने शुरू किया है और इन्होंने ये तय कर दिया कि अब 60% जो है वो पद यहाँ के स्थानीय मूल निवासी लोग आरक्षण के आधार पर नियुक्त होंगे और 40% जो है पद वो ओपन हो जाएगा। ये विचित्र सी डिसीजन है। ये डिसीजन जो है 60-40 ये तो पुरानी सरकार या भाजपा के कार्यकाल में जो माननीय रघुबर दास जी ने निर्णय लिए थे उसके भी विपरीत और उससे भी वर्स्ट है। ये कौन सा निर्णय ये ले रहे हैं? और मैं एज ए लॉयर भी कहना चाहता हूं कि जब आप केस लड़ने के लिए एक बेसर पैर का शर्त को बचाने के लिए दिल्ली से बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स को करोड़ों करोड़ खर्च करके बुलाते हैं, मंगाते हैं, तो इन बच्चों से राय लेकर के उनके नाम पर, उनके सर पर ये आरोप थोपते हुए कि चूंकि आपने ही कहा है इसलिए 60-40 मैंने कर दिया, ये कितना गलत है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप हर विषय पे जनमत संग्रह नहीं करवाते हैं। आपको नीति निर्धारित करना है और आपको नीति निर्धारित करने के लिए एक फ्लीट ऑफ ऑफिसर्स मिले हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स मिले हैं, फ्लीट ऑफ एडवाइजर्स मिले हैं। यदि उनसे भी पेट नहीं भरता है तो आप खर्च करके एडवाइस जो है वो ऊपर से भी लेते रहे, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप यदि राज्यवासियों के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, राज्य के युवाओं के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर अन्य राज्यों में उनकी नीतियों का अध्ययन करते हुए अपने सीनियर एडवोकेट्स को, जिनको आप पैसा खर्च करके बुलाया करते हैं, उनसे राय लेकर के काम करिए ना। इन बच्चों को जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनसे राय ले रहे हैं आप, और ये ढकोसला कर रहे हैं। तो ये राज्य सरकार जो चल रही है ना, इसके पास कोई
विजन नहीं है, ये विजनलेस गवर्नमेंट है। और इनके जो सरकार चलाने वाले टॉप में बैठे हुए लोग हैं, वो मैं कहना चाहता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड के लोगों ने और हम लोगों ने एक गलत व्यक्ति को शासन करने के लिए बुला लिया। अब इस व्यक्ति को जब पता ही नहीं है कि इसको क्या करना है, तो बिल्कुल ढिंढोरा पीट करके काम चलाना है।